चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सबसे पहले वीडियो गाइस अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं फिजिक्स के भौतिक विज्ञान 2023 के 346 BW वाले पेपर की। चलिए टाइम बिना वेस्ट कर इसको हम सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश स्मॉल ई द्रव्यमान m एक समान वैध क्षेत्र ई में गतिमान, इसका त्वरण क्या होगा? भाई हम जानते हैं बराबर m, m बराबर q, m a बराबर q, तो a इज इक्वल टू ई अपॉन m, सेकंड वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तीन समान प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 समांतर क्रम में प्रतिरोध R2 है। यदि R1 इज इक्वल टू NR2 तो n का मान कितना होगा? तो गाइस इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रख लिया था ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी इसमें वेस्ट ना हो। देखते हैं यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R प्लस R, तीनों समान है। R1 इज इक्वल टू 3R हो गया। समांतर क्रम में 1/R2 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, R2 इज इक्वल टू R/3 हो गया। ओके गाइस, R1 इज इक्वल टू NR2 हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो R1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 3R। ध्यान देंगे R1 की वैल्यू हम कितनी निकाल सकते हैं? यहाँ पर 3R लगा सकते हैं, या उसके अलावा हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं भाई? इसके अलावा हम काम देखो, यहाँ पर R1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? NR2 दे रखा है, तो R1 की इस NR2 वैल्यू को हमने यहाँ लगा दिया। ये आ गया आपका NR2 3R, तिरछी गुणा करके R की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3R2 यहाँ पर लगाया। अब R2 से R2 कैंसिल, देन n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 9 निकल के आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। चलिए बढ़ते हैं अगले विकल्प की तरफ। अगला विकल्प है हमारा एक समान चुंबक क्षेत्र में किसी आवेशित कण के पथ की त्रिज्या किसके अनुपाती होती है? संवेग के। कहा गया संवेग, ये रहा। इसके अलावा इसमें देखना है यहाँ पर कि y का मान 1 कब होगा, तो जाहिर सी बात है y का मान कब 1 होगा? जब a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 0 होगा। आगे बात करते हैं 7n14 प्लस 0n1, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 1h1। क्यों भाई? 6 और 1 7, 14 और 1 15, ये बैलेंस हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि भाई E इज इक्वल टू 100 cos 6 इंटू 10⁸ t प्लस 4x वोल्ट पर मीटर है, तो बतानी है इसमें अपवर्तनांक कितना होगा। बहुत आसान है, तुलना करेंगे E इज इक्वल टू E0, तुलना करेंगे इसकी हम। E इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t प्लस के एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 6 × 10⁸, के की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की वैल्यू 6 × 10⁸ हो जाएगी, के की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा 1.5 × 10⁸। सब लोग जानते हैं एम क्या होता है? C अपॉन V होता है। देन n इज इक्वल टू 3 × 10⁸ हो गया, इसका मान 1.85 10⁸ हो गया, ये काट दिया 15 दूनी 30, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। आगे बढ़ते किसी आवेशित कण के संधारित्र की जो ऊर्जा है U जूल है, इसकी प्लेटों पर आवेश का मान कितना होगा? बस आना U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, तो तिरछी गुणा करेंगे 2UC इज इक्वल टू Q स्क्वायर हो जाएगा, देन Q इज इक्वल टू √2UC हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश युद्ध प्रभाव क्या है? किसी धातु की सतह से प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित करने की क्रिया को प्रकाश युद्ध प्रभाव कहते हैं। एन टाइप में क्या होते हैं? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? आपके कोटर होते हैं। विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान अगर हम कम करेंगे तो अभिक्षेप की स्थिति की लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि K इज इक्वल टू V अपॉन L, K बड़ा होगी तो L घट जाएगा। धारा मापी को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। दो अपवर्तनांक यानी दे रखा है हमें n इज इक्वल टू 2 और a का मान कितना दिया है हमें? 10, देन डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। एन का मान कितना है हमारे पास? 2 माइनस 1 इंटू 10 बराबर 10 ही रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने तैयार किया था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। चलिए, इसने हमसे कहा है कि यंग के दूसरे प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 9:1, स्लिट की चौड़ाई में अनुपात क्या होगा? तो गाइस आई मैक्स इज इक्वल अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 9:1 है, या आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पर वर्गमूल ले लिया और यहाँ पर 9/1 हो गया, 3/1 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। I1 अपॉन I2 का मान हमें निकालना है। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू होता है A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर अंडरवुड आ जाएगा, तिरछी गुणा करके हमने यहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड कर ली। इस A1 की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में A1 की जगह हमने यहाँ पर लगाया, ऊपर से A2 नीचे से A2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। इनकी आपस में हम कैची गुणा इसमें आपस में हम करने वाले, तो जैसे इनकी आपस में हम कैची गुणा करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। आई वाले एक साइड में कर लेंगे, वैसे एक तरफ कर लेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया? यहाँ पर 3 में से 1 गया, ध्यान देना होगा। हमारे पास ये 3 है, 3 में से यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? 1, इसको यहाँ लेके आएंगे, 3 में से 1 कितना बचेगा? 2 बच जाएगा हमारे पास, 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे, अंडरवुड I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4/2, मतलब 2 दूनी 4 मतलब 2 हो गया, तो इसका वर्क कर देंगे I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4/1, ये इसका अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ इस तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व करके इसका मान ये ज्ञात कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं इसके बाद इसमें हमें क्या करना है। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के का पे। यंग के दूसरे प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है हमें तीसरे का। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू दे रखा है 9:1।
ठीक है गाइस। तो उसने कहा स्लिट की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये हो जाएगा रूट आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2। यह हो जाएगा आपका रूट 9 अपॉन 1 और यहाँ पर A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। 9 का हो जाएगा 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2। अब यहाँ पर स्लेटों की चौड़ाई में उसने अनुपात हमसे पूछा हुआ है। इट मीन्स दैट उसने हमसे पूछा है I1 रेशो I2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सब लोग जानते हैं गाइस फॉर्मूला होता है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे वैल्यू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका रूट में, और ये A1 अपॉन A2। इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। A1 इज इक्वल टू A2 रूट I1 अपॉन I2। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, देन 3:1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है A2 रूट I1 अपॉन I2 और प्लस का A2 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास A2 रूट I1 अपॉन I2 और माइनस A2। तो A2 से A2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ बचेगा 3 अपॉन I इज इक्वल टू रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 और यहाँ पर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1। अब यहाँ हम करने वाले हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 3 इज इक्वल टू, नीचे है 1 तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2 और प्लस 1। इनको एक साइड में कर लेते हैं इन वाली चीज़ों को। तो 3 रूट I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1, 3 और 1 ये हो गया आपका 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4 ओवर 3, या रूट I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4 चौक 16 और 3 तिया 9। इट मीन्स दैट 16:9 इसकी विड्थ की रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है, खा हो गया हमारा। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान v वेग से चक्कर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा। गाइस गा वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा T इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। तो यहाँ पर हम करेंगे Q1, यहाँ करेंगे T1 और इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके हम मास की बात कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा M1। इसी तरीके से अब आएगा T2 इज इक्वल टू 2πm2 अपॉन Q2B। ठीक है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण, एक समान वेग से समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा। पहले उसने कहा है प्रोटॉन, फिर उसने कहा है अल्फा कण। समीकरण 1 को 2 से अगर हम भाग करेंगे तो भाग करने का निकल के आएगा, देखो 2π और B ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन M1 अपॉन Q1 एंड Q2 अपॉन हो जाएगा M2। देन T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू M1। M1 क्या है, मास किस चीज़ का, प्रोटॉन का, चलो M1 ही रहने दो। ठीक है, Q2 क्या है, चार्ज किस चीज़ का, अल्फा का, जो कि होता है कितना, 2 गुना प्रोटॉन के चार्ज का। ठीक है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर 2Q1 अपॉन, अब है Q1 प्रोटॉन का चार्ज ऐसे रहेगा। M2 क्या है, मास है। M2 अब किस चीज़ का मास है भाई, तो M2 हमारा अल्फा पार्टिकल का मास है, तो ये हो जाएगा हमारा 4M1। M1 से M1 गया, Q1 से Q1 गया, 2 दूनी 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें T2 बराबर हो गया 2T1, यानी आवर्तकाल पहले का 2 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव v प्राप्त होता है, यानी r दूरी पर जो निरोधी विभव है हमारा वो v है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसको क्या कर दिया हमने, 3r दूरी पर निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ इसने हमें क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ कर दिया है, लेकिन आप लोग जानते हैं निरोधी विभव क्या होता है। कैथोड के सापेक्ष एनोड को इतने ऋण विभव पर रखा जाए कि परिपथ में धारा का मान 0 हो जाए, तो ऐसे विभव को निरोधी विभव कहा जाता है। K इज इक्वल टू होता है EVO। और ध्यान देगा इस, ये जो VO होता है ये R पे डिपेंड ही नहीं करता है। जब ये R पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो आप 3R डिस्टेंस पे जाओ या 2R डिस्टेंस पे जाओ या R/2 डिस्टेंस पे जाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। V था, V है और V रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। चित्र अनुसार आवेशों के निकाय की कुल ऊर्जा का हमें मान ज्ञात करना है गाइस। तो यहाँ पर ऊर्जा होगी हमारी U1 और यहाँ पर हमारी ऊर्जा होगी U2 और यहाँ पे हमारी ऊर्जा होगी U3। इनको आपस में जोड़ देंगे, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। और सबसे बड़ी बात 1/4πε0 सब में कॉमन आएगा और इसके अलावा सारी डिस्टेंस यहाँ पर A है तो अपॉन में A भी कॉमन आ जाएगा। पहले आएगा हमारा 2q इंटू माइनस क्यू, तो हो जाएगा माइनस का 2q स्क्वायर प्लस माइनस क्यू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस माइनस क्यू और 2q कितना हो जाएगा माइनस का 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, u इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1/a। ठीक है गाइस, 2q स्क्वायर हो गया माइनस का 4q स्क्वायर, माइनस के 4q स्क्वायर में से एक q स्क्वायर का कितना बचा माइनस का 3q स्क्वायर। ये इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां हैं। देखो गाइज, एक कॉइल तो ऐसे है और एक कॉइल ऐसे रख दी गई, दोनों का सेंटर बिल्कुल सेम है और त्रिज्या कितनी है इनकी आर है। सब लोग जानते हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय इसने क्या कहा करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात की। सब लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, फिलहाल m इज इक्वल टू होता है I इंटू ए और ऐसा एक डेरिवेशन भी प्रूव कराया गया है m इज इक्वल टू I इंटू ए प्रूव करने वाला। तो आप उसको प्रूव करेंगे, उसको प्रूव करने के बाद दोनों के m बिल्कुल सेम निकल के आएंगे। जितना m इसका होगा उतना m इसका होगा, दोनों लंबवत हैं। इट मीन्स दैट दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा और परिणामी कहाँ से होकर जाएगा इसके बीच में से गाइज। तो इसका भी m है और इसका भी क्या है हमारा m है और हमें ये परिणामी mt निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। mt इज इक्वल टू अंडरवुड m स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा अंडरवुड में 2m स्क्वायर और 2m स्क्वायर का हो गया m अंडरवुड 2 और m की वैल्यू कितनी है हमारी I इंटू ए। ध्यान देंगे I इंटू ए अंडरवुड 2 हो गया और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास पाई आर स्क्वायर देन पाई आर स्क्वायर रूट 2। ये इस तरीके से हमारा निकल के आ चुका है इसका मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो ये ऐसी तरंगे होती हैं इनके ऊपर दाब और किसी भी भौतिक राशि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो आवृत्तियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो निश्चित क्रम में उपस्थित रहती हैं। अब बात करते हैं चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो कैसे समझाएंगे, चलिए देखते हैं क्या करा जाएगा इसके लिए। सबसे पहले इसके लिए हमें एक काम करना होगा, वो क्या, यहाँ हमारे पास बना हुआ है x और यहाँ बना हुआ है y और यहाँ बना हुआ है हमारे पास z। तो यहाँ पर हमने एक घन बनाया इस तरीके से और घन बनाने के बाद इसको इस तरीके से बना देंगे। मान लेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल x डायरेक्शन में इसमें प्रवेश कर रही है। नाम रख देंगे इसका A B C D E F G H और क्या करेंगे हम इस साइड से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इस साइड से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। क्या होगा, इंटीग्रल b इंटू डी ए कॉस थीटा। पहले निकालेंगे हम किसके लिए, पहले निकालेंगे हम ए ई जी सी, फिर निकालेंगे किसके लिए हम ए बी एफ ई, फिर किसके निकालेंगे एफ बी डी एच एफ के लिए, फिर किसके निकालेंगे फिर नीचे वाले के लिए, यानी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे सबका फ्लक्स निकाल के आपस में ऐड कर देंगे। सारे फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाला इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि x अक्ष की दिशा में जा रही है इसके लंबवत है, तो इसका मान 0, नीचे वाले का मान 0, आगे वाले का मान 0, पीछे वाले का मान 0, लेकिन लेफ्ट राइट वाले का मान 0 नहीं होगा। और बाद में जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो इन दोनों में जो हमारा b मैग्नेटिक फील्ड, आप चाहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डी ए पहले वाला होगा दूसरे वाले की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ प्रकृति दिखाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनना हो। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने एक माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये हमारा एक होता है अभिदर्शक लेंस और एक होता है हमारा नेत्रिका लेंस। जहाँ आंख से देखते हैं उसे नेत्रिका, इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, नेत्रिका लेंस छोटा होता है। यहाँ पर हमने वस्तु रखी हुई है, ये प्रकाश किरण आई और इस तरीके से होती हुई यहाँ पहुँचेगी और इसके बाद ये प्रकाश किरण नीचे पहुँचेगी और यहाँ पर एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। और ऐसी अवस्था में जब इसको हम नेत्रिका से देखेंगे तो ये प्रतिबिंब हमें अनंत पे बनता हुआ दिखाई देगा। ये दूरी हमारी UO है, लेंस से वस्तु की दूरी, और लेंस से हमारी ये जो दूरी है पहले वाले प्रतिबिंब की, ये हो जाएगी हमारी VO। इसके अलावा बात इसने करी थी कि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनना हो। तो m इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO इंटू डी अपॉन FE। VO क्या है यहाँ पर प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और ये क्या है वस्तु की लेंस से दूरी, और ये डी क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, FE क्या है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ तक इसका ये आंसर माना जाएगा। बाकी आप थ्योरी लिख करके इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया। स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण 1000 दिखाया गया है, C से B उत्सर्जन संक्रमण 5000 दिखाया गया है, B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली बात ये जो हमने मानी है सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य, इसको हमने λ3 लेट कर लिया है, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या, सबसे पहले हमने λ1 लेट किया यहाँ पर, इसको हमने λ2 लेट किया, इसको हमने λ3 लेट किया। होगा क्या, ये जो C से A तक की जो टोटल एनर्जी होगी ये C से B तक की एनर्जी प्लस B से A तक की एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से SC/λ3 आ गया, SC/λ1 आ गया, SC/λ2 आ गया, तो इन दोनों के योग के बराबर हो गया, SC से SC कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1/λ3 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 1000 और प्लस में कितना हो जाएगा 1/5000। ओके गाइस, अब होने के बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। चलो ऊपर कर लेते हैं, जगह थोड़ी है नहीं यहाँ पर, जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एलसीएम इसका 5000, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास 5 और यहाँ पर आ गया हमारा 1, तो 1/λ3 इज इक्वल टू 6/5000। तो 2 तिया 6 और 2 एकम 250 आ गया हमारा निकल करके 250 2500 निकल के आ गया। देन λ3 इज इक्वल टू 2500/3 डिवाइड कर लेंगे इसको और आंसर निकल के हमारा 3 8 8 के आसपास कुछ, मतलब जो भी है 3 8 24 3 3 9 3 3 9 833 पॉइंट कुछ जो भी दे रखा है इसका मात्रक के लिए एंगस्ट्रॉम में निकल करके आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई कैपिटल L मीटर है तथा ये V मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, वो भी दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का मान कितना होगा। सब लोग जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने का फॉर्मूला गतिमान आवेशित चालक के लिए E इज इक्वल टू BVL होता है, और हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B/H होता है। इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू B की वैल्यू निकालेंगे E/VL, E/VL लगा दी तो ये हो गया VLH और E/VLH इसका मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कहाँ गया, ठीक मिल गया क्वेश्चन अगला वाला। ये देखिए क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट लगाया गया है। यानी A और B का जो विभवांतर है ये आपका जो प्रतिरोध है आपका 12000 ओम है। इसके अलावा इसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है आपका वो 6000 ओम है, इसका 6000 ओम दे रखा है। तार के बिंदु C पर देखिए A से C तक की 1/4 दूरी है, ये कुल दूरी की 1/4 दूरी है, तो बताना है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, RAB इज इक्वल टू 12000 ओम, AC की वैल्यू कितनी है AB की 1/4। अगर हम RAC की वैल्यू निकालें, गाइस ध्यान देना होगा हमें RAC की वैल्यू, तो RAC की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें इसका 1/4 करना होगा। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध निकालना है तो इसका 1/4 करना होगा, क्योंकि इसने कायम से कि बिंदु C पर 1/4 दूरी हो जाती है। तो 4 से भाग करने पर इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारा 3000 ओम। इसके बाद एज RAC इन पैरेलल विद वोल्ट मीटर, ध्यान देना होगा ये जो हमारा AC है ये वोल्ट मीटर के साथ कौन सी अवस्था में, पैरेलल में, और पैरेलल में विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो A और C के बीच में हम रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस को ज्ञात करने सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए RAC इज इक्वल टू 3000 इंटू 6000, 3000 इंटू 6000। देखिए ये जो हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रखा है 6000 और 3000 हमने अभी निकाला था, अपॉन में कितना आ गया आपका 9000, इसको घटाने के बाद निकल के आ गया 2000 ओम। ओके गाइस, अब रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, तो B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारा 9000। हमको कैसे मालूम पड़ा भाई 9000 है, बहुत सिंपल सी बात है भैया, ध्यान देना होगा इसका विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर है, इस वजह से हमने क्या करा V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दोनों के विभवांतर को बराबर करके यहाँ से हमने R-AC का मान ज्ञात कर लिया 2000 ओम। अब यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा वो 9000 ओम का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। अब RBC R-AC, RBC ध्यान देना होगा, RBC कहाँ है हमारे पास, RBC ये रहा, और इस पूरे कितना निकल के आ गया हमारा R-AC 2000, ये आपस में कौन से में हो जाएगा हमारा, सीरीज में हो जाएगा। तो इन दोनों का सीरीज हम लेंगे, ये रहा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR, ध्यान देना होगा V इज इक्वल टू IR, और I बराबर कितना हो जाएगा RAC इंटू VAB, और सारे मान लगा के जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 40 वोल्ट। अब यहाँ पर ये 40 वोल्ट निकल के आई भैया, क्या निकल के आ गया हमारा, ये आ गया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा आपका 40 वोल्ट। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से कराया है क्योंकि टाइम कम है और फटाफट हमको ये पेपर भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन नंबर घा। तो घा वाले क्वेश्चन में चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटका है, स्लैब है, ए बी प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ की न्यूनतम वर्तमान का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रकाश किरण बीसी पर पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है। गाइस जब पूर्णांतरिक परावर्तन होता है तो वहाँ पर आर जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आई इज इक्वल टू हो गया 45, आर इज इक्वल टू 90, देन हम जानते हैं क्या, एन इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। एन इज इक्वल टू साइन आई यानी साइन कितना हो जाएगा 45 और साइन आर की वैल्यू साइन 90 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 1/√2 इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे कैसे क्या करना होगा इसके अंदर। 10 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के कांच ANG 3/2 के दो ही अवतल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। दोनों लेंसों के बीच जल भर दिया गया है। संयुक्त लेंस की क्षमता और प्रकृति ज्ञात करो। गाइस सबसे पहली बात हमें क्या दिया है इसने, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने फोकस दूरी का इस्तेमाल किया पहले वाले अवतल लेंस के लिए। 1/f इज इक्वल टू N1 -1 1/R1 - 1/R2। ठीक है गाइस। इसके बाद हमने इस तरीके से दूसरे वाले के लिए भी फॉर्मूला लगा लेंगे। ये हमने यहाँ से F1 की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे हम दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। 1/F2 इज इक्वल टू N2 - 1 1/R1 - 1/R2। ये दूसरे वाले के लिए इस्तेमाल किया। R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू -10 होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमने 1/F1 निकाल के छोड़ दिया है। इसी प्रकार से हम यहाँ से 1/F2 निकाल के भी इसको छोड़ देंगे और दोनों को आपस में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और सोचने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों हमारे अवतल लेंस हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे लास्ट आंसर में, और यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे माइनस का। और जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर दोनों स्टेप माइनस के आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो परिणामी हमें लेंस मिलेगा वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, और क्षमता जो होगी वो भी हमारी माइनस की 25 डायोड पर निकल के इसमें आ जाएगी। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गॉस के नियम का उपयोग करते हुए आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको करना है गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित करो। काफ़ी सिंपल है यहाँ पर कि यहाँ पर हम एक तार लेट कर लेंगे, और तार मानने के बाद यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हम मान लेंगे P, और यहाँ से एक काल्पनिक गॉसियन बेलन बना देंगे। ये पेन ने हमारा काम करना बंद कर दिया है, तो अगला पेन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अनंत लंबाई के चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। इसके अलावा प्रकाश के विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश को किसी सूक्ष्म छिद्र से गुजारते हैं तो उसके किनारों पर प्रकाश की मंडल की जो घटना होती है इसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन प्रतिरूप की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक स्लिट बनाई जाएगी जिसमें एक संकीर्ण छिद्र किया जाएगा और स्मॉल ईज की चौड़ाई रखी जाएगी। यहाँ पर एक लेंस लगाया है हमने, अभी सारी लेंस L1, अभी सारी लेंस L2। यहाँ से प्रकाश किरण आएगी और जाने के बाद किसी बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। उसके हमने एक लेंस लगा रखा है, प्रकाश किरण किनारे पर थोड़ी सी मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद यहाँ पर एक बिंदु पे आकर के मिल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद एक लाइन को यहाँ से यहाँ खींचेंगे इस तरीके से। इस लाइन को हम लैम्डा मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे और लंब बटे कण इज इक्वल टू साइन थीटा का इस्तेमाल करके ये वाला एंगल थीटा मान लेंगे और लैम्डा इज इक्वल टू ई साइन थीटा या लैम्डा इज इक्वल टू ई साइन थीटा इसका फॉर्मूला में मिल जाएगा। अगर हम अदित की बात करें W इज इक्वल टू m-1 इंटू m-1/2 डी लैम्डा अपॉन डी वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अगले न्यूमेरिकल के लिए इसके लिए नहीं है। अब उसने कहा कि ये बता दो विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता का चित्र क्या होगा, तो आप यहाँ पर इस तरीके से मिनिमा मैक्स मिनिमा मैक्स मिनिमा बहुत मैक्स मिनिमा मैक्स मिनिमा मैक्स मिनिमा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये गौड़ उच्चिष्ट हो गया, ये गौड़ निम्निष्ट हो गया। बात करें अगले वाले की तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, लैम्डा 2 का मान हमें 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, तो W बराबर m-1/2 डी लैम्डा अपॉन डी का इस्तेमाल करके हम फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। और तृतीय दीप की बात है तो क्या करेंगे भाई, W इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। और केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर दोनों तरंग दैर्घ्य संपाती हो जाए, तो संपाती की शर्त हमने हमारे पास ऑलरेडी तैयार रखी हुई है। हाँ ये रही, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई यानी दूसरी और तीसरी दोनों की फ्रिंजों की चौड़ाई आपस में हम क्या कर देंगे, बिल्कुल बराबर कर देंगे। डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, देन m1 अपॉन m2 इक्वल लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू 5000 है, इसकी वैल्यू 6000 है, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम छठी दीप्त फ्रिंज पर संपाती होगा और 6000 एंगस्ट्रॉम पांचवी दीप्त फ्रिंज पे संपाती हो जाएगा। अब इसके बाद एक काम करेंगे, 5000 की छवीं व 6000 की पांचवी जो है आपस में क्या होंगी, संपाती होगी। या तो एक काम करो x बराबर m1 डी लैम्डा 1 अपॉन डी कर लो, या x बराबर m2 डी लैम्डा 2 अपॉन डी करके हम इसका फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं। बात करेंगे अब सवाल नंबर 7 की। इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा B1 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा B2 है। सवाल यहाँ पढ़ सकते हैं कि दो समांतर धारावाही चालों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर एक एम्पीयर की धारा का मान बताओ। तो जाहिर सी बात है, यदि किन्हीं दो चालकों की लंबाई एकांक है, उनके बीच की दूरी एकांक है और उनके बीच कार्य करने वाला बल का मान भी 1 है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है।
अगर तुम्हें इस धारा I का मान निकालना है जबकि तुम्हें डिस्टेंस दे रखी तो ये काम करेंगे वो क्या, इस बिंदु P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 दे रखा है, देन B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी B2 माइनस B1, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो है कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए B2 माइनस B1। तो देखिए गाइस क्या करेंगे, B2 माइनस B1 और B की वैल्यू 0, म्यू 0/2 पाई, I2 अपॉन 5, म्यू 0/2 पाई, I1 अपॉन 15, इसके वैल्यू 0 होगा, ये कॉमन लेके इसके 0 में चला जाएगा, और इसके बाद यहाँ I2 की वैल्यू लगा के तिरछी गुणा करके I का मान 30 एम्पीयर के आसपास हम निकाल सकते हैं। नाभिक का संलयन क्या होता है, जब दो ऐसे हल्के नाभिक आपस में मिलकर किसी एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम प्रणाली में इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। प्रकृति में इसका उदाहरण है सूर्य में बनने वाली नाभिकीय ऊर्जा या सूर्य से मिलने वाली हमें धूप, जिसमें कार्बन एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, और हीलियम के इसमें 4 नाभिक पाए जाते हैं, 4 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन संलयित होकर 3Li7 नाभिक बनाए तो MeV ऊर्जा कितनी होगी, हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की गुणा 3 से कर देंगे, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की गुणा 4 से कर देंगे, और करने के बाद इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ लेंगे और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा M बराबर P प्लस N माइनस वास्तविक द्रव्यमान नीचे दे रखा है, घटा देंगे इसमें से, और जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें 9 से 31 से गुणा कर देंगे, जिससे MEV आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बात करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया को समझाओ, चित्र बनाओ और वोल्टेज प्रवर्धन का सूत्र बनाओ। तो भैया ये रहा NPN ट्रांजिस्टर, इसकी हमने कर दी यहाँ पर, जब वो कहेगा उभयनिष्ठ आधार तो आधार को जोड़ना पड़ेगा, उत्सर्जक कहेगा उत्सर्जक करना पड़ेगा, संग्राहक कहेगा संग्राहक करना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस लगा दो या बैटरी लगा दो, डायग्राम इसका तैयार हो गया, AB इक्वल टू R/RI हो जाएगी। यहाँ पर डायोड जो पहला वाला बनेगा बेस और एमीटर के बीच, दूसरा संग्राहक और एमीटर के बीच बनेगा, पहला वाला फॉरवर्ड वाइजिंग में काम करेगा, दूसरा वाला रिवर्स वाइजिंग में काम करेगा, इससे धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, परिपत्र में चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की कार्य प्रणाली को समझाओ, अग्रधारा पक्षधारा, बहुत सिंपल है पीएन संधि डायोड। देखते हैं अगर आप पेपर क्या है हमारे पास, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर P और ये N, बीच में अवक्षेप अर्थ हमें मिल जाएगी। तो P टाइप में पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम होते हैं, N टाइप में नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, इसमें पॉजिटिव भाग रहे होते हैं, नेगेटिव नहीं भाग रहे होते हैं, नेगेटिव भाग रहे होते हैं, पॉजिटिव नहीं भाग रहे होते हैं, पॉजिटिव N टाइप की ओर भागेंगे और ये नेगेटिव P टाइप की ओर भागेंगे, आपस में मिलेंगे, अवक्षेप अर्थ बनाएंगे, अवक्षेप अर्थ के अंदर ना तो माइनस होंगे ना ही प्लस होंगे, वो जितने माइनस जितने प्लस होंगे इस वजह से इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। यहाँ पर हमें विभव प्राचीर मिल जाएगा, अवक्षेप अर्थ मिल जाएगी, इस तरीके से आप इसके बारे में बताएंगे। गतिक प्रतिरोध की बात किया तो R इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, इसको हम गतिक प्रतिरोध भी कहते हैं, और इसका सेम ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे आपने ओम के नियम में बनाया था। भैया ये R हो गया, ये V हो गया और ये I हो गया, यहाँ पर आपका एंगल थीटा या फाई जो चाहे आप यहाँ पर मान सकते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास एक विश्व सेतु बना हुआ है, काफ़ी सिंपल है, इसमें हम 2 पाश बनाएंगे ABDA, दूसरा बनाएंगे BCDB। अब गाइस इसके अंदर होगा क्या, धारा इसमें I1 जाएगी तो क्या हो जाएगा, I1 गुणा 100, धारा देखें I1 यहाँ पर गई, IG चली गई नीचे और I माइनस IG बची यहाँ पर, वो यहाँ आ गई। यहाँ धारा I2 आ रही थी, ऊपर से IG आ रही थी, दोनों मिल गई तो I2 प्लस IG हो गई, और इस वजह से यहाँ पर जब हम इसको और I2 प्लस IG को जोड़ेंगे तो IG कैंसिल, और जो धारा निकली थी वो धारा हमें दोबारा से मिल चुकी है। तो गाइज 100 इंटू I1 I माइनस IG इंटू 10 माइनस 5 इंटू I2 प्लस IG, ध्यान देंगे माइनस तो करना पड़ेगा, सॉरी माइनस नहीं करना पड़ेगा, हमें इस पाश में घुमाना पड़ेगा। कौन से वाले पाश में, पाश ABDA। चलिए इसकी बात करते हैं। 100 गुणा IG गुणा 15 इसका मान दे रखा है, और माइनस 60 गुणा, ध्यान देंगे 60 गुणा I2, ये हमने कर दिया बराबर 0 हो गया। अब इस वाले की बात करेंगे, I माइनस IG इंटू कितना है हमारे पास 10 है, उसके बाद माइनस, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है, इसका डायरेक्शन कैसा है हमारा उल्टा है, तो 5 गुणा I2 प्लस IG और माइनस 15 गुणा IG इज इक्वल टू 0। इन समीकरण सॉल्व करके इसका आंसर हम याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 और 6 कौन से हैं, श्रेणी क्रम में, और इसके अलावा ये भी कौन से में आपके श्रेणी क्रम में आपका दे रखा है। तुम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू E अपॉन R टोटल प्लस R, यहाँ से हम I का मान निकाल लेंगे। I का मान निकालने के बाद अब एक काम करेंगे, V बराबर IR का इस्तेमाल करेंगे, जितनी धारा इस टोटल में होगी उतनी धारा आपकी इसके अंदर होगी, तो इन दोनों R1 प्लस R2 का इस्तेमाल करके R टोटल निकल के आएगा, जिसका मान 5 और 6 11 ओम हो जाएगा। यहाँ से V बराबर IR का इस्तेमाल करके हम V का मान निकाल लेंगे। अब जितना पोटेंशियल इनके पास होगा उतनी पोटेंशियल इनके पास होगा, उस पोटेंशियल और इनकी धारिता जो कि श्रेणी क्रम में ये है, इसका इस्तेमाल करके Q इज इक्वल टू C टोटल V टोटल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से आवेश का मान निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहेगा गाइस, जब श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहेगा तो आवेश जितना 2 पर उतना 3 पर होगा। विभवांतर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आई होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और ये काफ़ी शॉर्टकट वीडियो थी।